कहानी की शुरुआत एक वीरान माइनिंग एरिया से होती है, जहां कई मजदूर लगातार जमीन की गहराई में खुदाई करने में लगे हुए हैं। तभी उनके मॉनिटर पर एक बेहद असामान्य रेडिएशन सिग्नल दिखाई देता है। शुरुआत में सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन्हें बहुत बड़ी यूरेनियम की खदान मिल गई है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई और गहराई तक पहुंचती है, वहां मौजूद लोगों के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। उनके सामने एक विशाल और रहस्यमयी गुफा जैसी संरचना दिखाई देती है, जो किसी डरावने राज को अपने अंदर छिपाए हुए थी। इस रहस्य की जांच के लिए मोनार्क नाम की एक गुप्त वैज्ञानिक संस्था को बुलाया जाता है। इस मिशन का नेतृत्व डॉक्टर इशिरो सेरेजावा और डॉक्टर विवियन कर रहे होते हैं। जब दोनों वैज्ञानिक उस अंधेरी जगह के अंदर पहुंचते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने हजारों साल पुराने एक विशाल जीव का कंकाल पड़ा होता है। उसकी हड्डियों का आकार देखकर ही समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि धरती पर कभी राज करने वाला एक बेहद शक्तिशाली जीव था। इसी दौरान उनकी नज़र दो असामान्य और बहुत बड़े अंडों पर पड़ती है। उनमें से एक अंडा पहले ही टूट चुका होता है और उससे निकलने वाले निशान सीधे समुद्र की तरफ जाते दिखाई देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जो भी जीव वहां से निकला था, वह अब समुद्र की अथाह गहराइयों में कहीं मौजूद है। वहीं दूसरा अंडा अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत पड़ा होता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर कोई बेहद खतरनाक शक्ति सो रही हो, जो किसी भी समय जाग सकती है। समय आगे बढ़ता है और कहानी हमें जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में ले जाती है। यहाँ मुख्य इंजीनियर जो ब्रॉडी अपने अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि प्लांट के अंदर कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही है और मौजूदा हालात में इसे चलाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता, इसलिए वो खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला करते हैं। उनकी पत्नी सैंड्रा, जो उसी प्लांट में काम करती है, उनके साथ जांच के लिए बेसमेंट में चली जाती है। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक पूरा पावर प्लांट जोर जोर से कांपने लगता है, जैसे कोई भयंकर भूकंप आया हो। हर तरफ सायरन बजने लगते हैं और वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। अब हालत पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। जो तुरंत रेडियो के जरिए अपनी पत्नी सैंड्रा से संपर्क करता है और घबराई हुई आवाज में कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, क्योंकि अगर बेसमेंट में जमा हुआ खतरनाक रेडिएशन बाहर फैल गया तो पूरा शहर विनाश की चपेट में आ जाएगा। उधर रेडिएशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। जो दौड़ते हुए बेसमेंट के मुख्य सुरक्षा द्वार तक पहुंचता है और सैंड्रा का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ सैंड्रा और बाकी कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे होते हैं, लेकिन हालात हर सेकंड और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। कुछ ही देर में एक ऐसा पल आता है जब जो के सामने बेहद मुश्किल फैसला खड़ा हो जाता है। अगर वो सुरक्षा गेट खुला छोड़ देता है तो घातक रेडिएशन पूरे शहर में फैल सकता है। मजबूर होकर और आंखों में आंसू लिए वो भारी मन से गेट बंद कर देता है। उसकी पत्नी सैंड्रा और कई कर्मचारी उसी जगह अंदर फंस जाते हैं। इसके तुरंत बाद पूरा न्यूक्लियर प्लांट भयंकर विस्फोट के साथ तबाह हो जाता है। इस दर्दनाक हादसे का गवाह उसका छोटा बेटा फोर्ड भी बनता है, जो अपने स्कूल की छत से यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने उसकी मां हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती है। उस दिन के बाद फोर्ड अपने पिता को इस त्रासदी का जिम्मेदार मानने लगता है। उससे लगता है कि अगर उसके पिता ने वो गेट बंद नहीं किया होता तो शायद उसकी मां आज जिंदा होती। समय बीतता है और करीब 15 साल गुजर जाते हैं। अब फोर्ड बड़ा हो चुका है और अमेरिकी नेवी में बम निष्क्रिय करने वाले विशेषज्ञ के रूप में काम करता है। छुट्टियों के दौरान वो अपने घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी एले और उनका छोटा बेटा सैम उसके साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन तभी जापान से एक फोन कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता जो ब्रोडी को एक प्रतिबंधित इलाके में बिना अनुमति प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्ड पहले वहां जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके मन में अब भी पुरानी नाराजगी मौजूद होती है। हालांकि उसकी पत्नी एले उसे समझाती है कि चाहे जो भी हुआ हो, वो आखिर उसके पिता है और इस समय उन्हें उसकी जरूरत है। फोर्ड अपने पिता जो ब्रोडी को जेल से बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही जो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, 15 साल पहले जो हुआ था वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। उस दिन वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसीलिए इतने सालों तक किसी ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। जो आगे बताते हैं कि उनकी सारी रिसर्च और ज़रूरी जानकारी उनके पुराने घर में रखी फ्लॉपी डिस्क में मौजूद है। फोर्ड को अभी भी लगता है कि उसके पिता सिर्फ भ्रम का शिकार है, लेकिन आखिरकार वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों उस पुराने इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं जहां वे 15 साल पहले रहा करते थे। अब उस पूरे इलाके को सरकार ने क्वारंटाइन जोन घोषित कर रखा था। लोगों को बताया गया था कि वहां खतरनाक रेडिएशन फैला हुआ है और कोई भी इंसान वहां जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही दोनों चुपके से वहां पहुंचते हैं, उन्हें एक हैरान कर देने वाला नज़ारा दिखाई देता है।
आसपास कई जानवर बिल्कुल सामान्य तरीके से घूम रहे होते हैं। ये देखकर फोर्ड को शक होता है कि अगर जानवर सुरक्षित है तो शायद वहां की हवा इंसानों के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। वह सावधानी से अपना मास्क उतारता है और महसूस करता है कि वहां की हवा पूरी तरह सामान्य है। कहीं भी रेडिएशन का कोई असर नहीं था। अब यह साफ हो चुका था कि सरकार सालों से दुनिया से कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही थी। दोनों अपने पुराने सुनसान पड़े घर में पहुंचते हैं। वहां जो को अपनी पत्नी सैंड्रा की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें अपनी सालों पुरानी रिसर्च वाली फ्लॉपी डिस्क भी मिल जाती है। यह सब देखकर फोर्ड पहली बार समझता है कि उसके पिता इतने वर्षों से अकेले इस रहस्य की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो की नज़र दूर खड़े उसी पुराने पावर प्लांट पर पड़ती है। वह देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहां अभी भी रोशनी दिखाई दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि उस जगह पर आज भी कोई गुप्त काम चल रहा था, जबकि पूरी दुनिया को बताया गया था कि यह जगह कई साल पहले बंद हो चुकी है। जो को तुरंत एहसास हो जाता है कि वहां कुछ बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक छिपाया जा रहा है। तभी अचानक वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उन्हें जबरदस्ती उसी सीक्रेट प्लांट के अंदर ले जाया जाता है। वहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर इशिरो सिरेजावा से, जो अब इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे थे। जो चिल्लाकर उनसे कहते हैं, साल पहले जो हादसा हुआ था वो कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। मैंने खुद उस अजीब हलचल को महसूस किया था। जो बोल ही रहे होते हैं कि तभी प्लांट के अंदर का सबसे बड़ा और खौफनाक राज उनके सामने आ जाता है। वहां रखा हुआ था एक विशालकाय कोकून, एक बेहद सख्त खोल जिसके चारों तरफ भारी सुरक्षा और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैरिकेड लगे हुए थे। अचानक उस काकून के अंदर तेज हलचल शुरू हो जाती है। जो तुरंत समझ जाते हैं कि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से 15 साल पहले तबाही हुई थी। हालात कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर सिरेजावा फैसला करते हैं कि उस काकून को और ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी दी जाए ताकि वो शांत हो जाए। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाई जाती है, काकून के अंदर मौजूद जीव और ज़्यादा, अब यह जीव पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। कुछ ही सेकंड में वो अपने विशाल काकून को तोड़कर बाहर निकल आता है। उसके बाहर आते ही पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी वैज्ञानिकों को समझ आता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक MUTO मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। यह एक बेहद प्राचीन और खतरनाक प्रजाति है जो लाखों वर्षों तक धरती की गहराइयों में छिपी रही और न्यूक्लियर रेडिएशन को अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाकर जीवित रही। इसके विशाल पंख उसे आसमान में उड़ने की ताकत देते हैं। कुछ ही पलों में वो वहां से उड़ जाता है और अपने पीछे सिर्फ तबाही और मौत का मंजर छोड़ जाता है। इस भयानक हमले में कई लोगों की जान चली जाती है और फोर्ड के पिता जो ब्रोडी भी इस हादसे में मारे जाते हैं। यह खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैल जाती है। अमेरिकी नेवी तुरंत जांच शुरू करती है और डॉक्टर सिरेजावा से जवाब मांगती है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, यह खतरा सिर्फ एक जीव तक सीमित नहीं है, इसका एक और साथी भी मौजूद है। कई साल पहले फिलीपींस में मिले उसी अंडे से दूसरा जीव निकलकर समुद्र की गहराइयों में चला गया था और अब वो भी सक्रिय हो चुका है। अगर इन दोनों को नहीं रोका गया तो पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी पूछता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके व्यवहार को समझ सकता है? डॉक्टर जवाब देते हैं, जो ब्रोडी इन रहस्यमयी संकेतों को समझने वाले इकलौते इंसान थे। अब हमें उनके बेटे फोर्ड की मदद लेनी होगी। फोर्ड टीम के सामने आकर बताता है कि उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि काकून के अंदर मौजूद जीव किसी दूसरे जीव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और लगातार रहस्यमयी सिग्नल भेज रहा था। इस सब के बीच फोर्ड अपने घर कैलिफोर्निया लौटना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी एले उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान थी। वो फोन पर उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। उसी समय न्यूक्लियर हथियारों से लैस एक विशाल रूसी पनडुब्बी अचानक गायब हो जाती है। कई घंटों की तलाश के बाद जो नज़ारा सामने आता है उसे देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। वो पनडुब्बी समुद्र में नहीं बल्कि एक घने जंगल के बीच सूखी जमीन पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी दैत्य ने उसे उठाकर वहां फेंक दिया हो। MUTO ने पूरी सबमरीन को पल भर में नष्ट कर दिया था और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर हथियारों की ऊर्जा को निगल लिया था। अब उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और वो पूरी दुनिया के लिए और भी बड़ा खतरा बन गया था। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरा पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।